सीमाओं पे हमारे ये कुछ नहीं है, हम तो संघर्ष में शहीद हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मरने को तैयार हैं, 700 मर भी चुके हैं। अभी आज सुबह ही 3 कुचली भी गई हैं हमारी मातृशक्ति। लड़ाई तो ये तुम्हारे बच्चों के लिए है। तुम्हें जो हिंदुस्तान मिलेगा वो हिंदुस्तान नहीं होगा, वो इंडिया होगा। और तुम लोग तो, तुम्हारे लिए हम सिर्फ खबर भर हैं, लेकिन तुम इसे बुरी खबर नहीं मान के सचेत नहीं होते, इस बात से हमें थोड़ा सा अफसोस होता है। हिंदुस्तान और इंडिया को क्या अलग परिभाषा देना चाह रहे हैं? क्या क्या कहना चाह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान नहीं होगा, इंडिया होगा? दोनों में क्या अंतर है? देखिए, इंडिया दैट इज भारत, ये तो आपके संविधान की शुरुआत है। इसमें हिंदुस्तान जो आप कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यहाँ जो रहता है वो हिंदुस्तानी है, ये सब चाहे बड़ी बातें करते हो तो उस वक्त हिंदू हिंदू की बात करते हो। तो हिंदुस्तान कहाँ चला गया? इंडिया दैट इज भारत, ये तो तुमने खुद ही छोड़ दिया। तो मैं बताऊं तुम्हें कि हिंदुस्तान सबसे पहले जो उसकी शिकस्त हुई ब्रिटिशर्स के हाथ हुई ना, इंडिया के हाथ हुई, तो ये हुई 1757 में प्लासी में। फिर उसके 100 साल बाद तक पिटते पिटते फिर एक आखिरी फाइनल एक्शन लिया 1857 में, उसमें डिसिसिव इनकी पिटाई हो गई। अब उसके बाद 90 साल हुकूमत करने के बाद जब सत्ता सौंपी गई तो इंडिया ने हिंदुस्तान, क्योंकि वो तो बागी था, तो भारत को सौंपी। तभी तो उन्होंने लिखा इंडिया दैट इज भारत, और जिक्र में हमेशा हिंदुस्तान रहता है। तो तुम भी सोचा करो कि वो कैरेक्टर कहाँ चला गया, वो एंटिटी कहाँ चली गई, जिसके लिए ऊपर ये कहते हैं गर्व करो, ये करो, वो करो, और फिर उसे गायब कर देते हैं। तो पिक्चर कुछ और है, दिखाई कुछ और भी रही है। अब इसको, इस शब्द को हटाया जाएगा, नहीं बोला जाएगा? नहीं, ये तो जनता में रहेगा ही। अब भी आप कितनी कोशिश कर लें, हम जैसे ऑटो रिक्शा चालक साले हमेशा इस दुनिया के अंदर रहेंगे ही रहेंगे। कितनी आप राजीव गांधी चौक कह लेना, कैनॉट प्लेस सुन के ही जाएंगे। तो जब तक हम जैसे लोग जिंदा हैं, देखो भगत सिंह नहीं मरा, इनकी इतनी कोशिशों के बावजूद, और वो ताकतें आज भी जिंदा हैं। 90 साल बाद, आप एक छोटा सा उदाहरण सुन लें, प्रैक्टिकल है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। 90 साल बाद भगत सिंह अपनी शहादत के दिन पे पूरी दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर खूब गूंजा, बड़ी दूर दूर से लोग आए उनके पास, लेकिन अगले दिन दैनिक जागरण ने एक लाइन भी नहीं दी, क्योंकि किसी को मारने का सबसे बेहतर तरीका ये है उसे खबर मत बनने दो। आप जैसे कह रहे हैं कि नाम जो है वो ही लिया जाएगा जो लिया जाता है और उसी से पहचाना जाता है। और योगी आदित्यनाथ जो नाम बदल रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि पुरानी जो संस्कृति है, जो मुगलों के नाम पर नाम है यहाँ पर, उनको बदला जाएगा, दोबारा से उन नाम को लिया जाएगा, जिसमें बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे कस्बे हैं जिनका नाम बदला गया और सड़कों का नाम बदला गया। तो वो इसलिए थोड़ी ना कर रहे हैं कि भुला दिया जाएगा, इसलिए कर रहे हैं कि दोबारा वापस वही संस्कृति आए। अगर नाम बदलने से इतना प्रभाव होता है तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में अपने सर को झुका के उनसे एक प्रार्थना करता हूँ कि कृपया करके मेरा नाम वो सचिन तेंदुलकर रख दें। मेरा दिल बहुत करता है क्रिकेट खेलने का, लेकिन खेल नहीं पाता। अरे आप हिस्ट्री को कैसे चेंज कर सकते हैं? पूरी नहीं भाई, अब भी सुन लीजिए, पूरी दुनिया में सारी टेक्नोलॉजी मिलके भी एक लम्हा गुजरा हुआ वापस नहीं ला सकते। फ्रॉम पास्ट यू कैन लर्न ओनली। अब आप उस नाम को चेंज करने से आगे के लिए क्या चीज कर रहे हैं? अभी तो इन्होंने शुरुआत भर करी है, वरना आप इनका साहित्य पढ़े तो ये तो बहुत दूर तक के हैं। ताजमहल को भी तेजो महाल्य एक शिव मंदिर बताया जाता है। तो कंट्रोवर्सी तो सबके ऊपर रहनी है, क्योंकि इनको नए समाज की, नई टेक्नोलॉजी की, नई चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जितना तुम टेक्नोलॉजी में, तुम्हारी जनरेशन आगे बढ़ रही है, मुझे नहीं आता मोबाइल इस तरीके से इस्तेमाल करना जैसा आप लोगों को आता है। टेक्नोलॉजी तो जैसे बढ़ रही है उतना ही ये आपको अतीत के सवालों में घेर रहे हैं, क्योंकि इनका सेटअप बिगड़ता है। नई चीजें तो वेल एक्सपोज, वेल टैलेंटेड। और एक बात बताऊँ मैं, यही बुरा मत मानना, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने डेमोक्रेसी खत्म कर दी। हारे चाहे जीते, पप्पू टीपू चलेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे योग्यता का विनाश कर दिया। यहाँ पे पहले तो रिजर्वेशन करा, उसके बाद इन्होंने ये कर दिया कि अब तो यूपीएससी कैसे किनको चुन रही है यही नहीं समझ में आता। मैंने पूछा था एक मुकदमे में इनसे, यूपीएससी के सेक्रेटरी से सुप्रीम कोर्ट में, कि भाई आप कैसे एक वेटनरी डॉक्टर का एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं? तो उन्होंने बताया हमें ये ट्रेनिंग देते हैं। तो मैंने कहा मैं तुम्हें क्रिकेट खेलने वाला तेंदुलकर दे दे रहा हूँ, हॉकी खेलने वाला निकाल दो उधर से यार। तुम एक डॉक्टर का एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हो, एक वेटनरी डॉक्टर का पूरी जिंदगी बाय प्रोफेशन, बाय क्वालिफिकेशन, बाय एजुकेशन वो भैंस के चूतड़ों में हाथ देने के लिए ट्रेन किया गया। अब फिर उसने एक इम्तिहान पास किया, अब वो कहीं पे आईपीएस बना हुआ है, कहीं पे आईएएस बना हुआ है, वो जिला चला रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? वो तरीके भी तो बताओ। तो हमारी एग्जीक्यूटिव भी चली जाती है। जुडिशरी की हालत देख लो। चौथा जुडिशरी के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, कोलिजियम सिस्टम ने
एक्सट्रीम पे 25% बहुत अच्छे जजेस दिए हैं, 75% नीचे के बहुत ही बुरे जजेस दिए हैं। कोलिजियम सिस्टम रिकन्सिडरेशन मांगता है, तुम्हारी पीढ़ी को मांगना पड़ेगा। तुम्हारे एक चौथा स्तंभ है, उसकी पोजीशन तुम जा नहीं रहे हो कि बस पिटने बाकी रह गए क्योंकि उनका सम्मान नहीं हो रहा। इनके तो कभी भी जूते पर पड़ जाएं, लेकिन प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है लोकतंत्र के अंदर, उसका सम्मान कर रहे हैं यहाँ के लोग, वरना जूते खाने के काम तो इन्होंने पूरे कर लिए। अब इनमें एक 5वां खंभा और आ गया। हेमा मालिनी क्या जानती है यार कानूनों के बारे में? धर्मेंद्र क्या जानता है? सनी देओल क्या जानता है? वो तो वहाँ कानून बना रहे हैं, हम जैसे लोग हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उन कानूनों पे बहस कर रहे हैं। तो ये तो सब सामूहिक रूप से जो हमारा फेलियर हो रहा है। अभी आप देखो, हम इतने मूर्ख हैं, बीजेपी में, मोदी में, इनमें उनमें। मोदी अपनी तरफ से कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता भाई। उसका सुपर कंप्यूटर भी काम करता रहता है, वो कपड़े भी बदलता रहता है, उसको ये भी मालूम है कहीं ना कहीं गलती हो जाती है भाई। अब आप देखिए एक्सटेम्पोर, वो जब बोलने की कोशिश करते हैं वो भटक जाते हैं। उन्हें तो लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ने की आदत है। बांग्लादेश गए, अब वहाँ उनके स्वतंत्रता वाले प्रोग्राम में बुला लिए। वो सारे के सारे, उनकी प्रधानमंत्री का पूरा परिवार उस युद्ध में किस रूप से सम्मिलित था और उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी है सबको मालूम है। और जब उन्होंने कहा कि भाई मैं भी उस आपके स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आंदोलन में, सत्याग्रह में मैं भी जेल गया। आप तो शायद आपका जन्म नहीं हुआ होगा, लेकिन उस टाइम पे क्या माहौल था कि ये ट्रेनें भर भर के इन यूनिट से, छावनियों से और बॉर्डर की तरफ जा रही थी। उन पे तोप लद रही थी, उन पे टैंक लद रहे थे, उन पे गाड़ियाँ लद रही थी, उन पे फौजी थे। और जिस स्टेशन पे वो रुकते थे वहाँ हजारों हजार औरतें तिलक करती थी, राखी बांधती थी, मिठाई देती थी। वो कौन सा सत्याग्रह था? तू कहीं पाकिस्तान के साथ तो नहीं था? यहाँ पाकिस्तान के साथ वाला ही तो जेल जाता, वो कौन से में जेल जला तक गया? आपने कभी पूछा ही नहीं। वो चाहे कबीर को, नानक देव को और इन्हें बाबा गोरखनाथ को एक जगह बैठा देता, आप उससे कभी पूछते ही नहीं। तो जब वो स्क्रिप्ट में से भटकता है तो उससे ये पता चल जाता है कि बहरूपिया बहुत सस्ती क्वालिटी का लिया है। ठीक है, जैसे योगी आदित्यनाथ का हम जिक्र कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि मुगलों द्वारा जो चीज़ें हम पर थोपी गई हैं अब वो स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अब दौर बदला है, सत्ता बदली है और हम उसको चेंज करेंगे। तो आप ये मानते हैं कि वाकई में ही मुगलों द्वारा थोपी गई चीज़ें आज़ादी के बाद भी हम लोग स्वीकार करे हुए हैं, या योगी आदित्यनाथ का ये कदम गलत है? देखिए, मैं उनके कदम को गलत नहीं बता रहा, उनकी जो मानसिकता है जिसको वो पेश कर रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा अपना मानना ये है कि दुनिया में इस्लाम अमर नहीं हो सकता अगर आप बामियान के अंदर बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ दें। तो वो यहाँ भी नहीं हो सकता कि आप मंदिर को किसी के नाम पे भी बहुत कहने लगे भाई इसमें तो हमारा माल निकला है। हुई थी बात। तो यहाँ तो ये दौरम दौर चलता रहा। अब हमें मालूम है कि हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। अगर अब कोई चीज़ है तो फिर वो पुरातात्विक अपने इतिहास के महत्व की वजह से है। ये नहीं है कि साहब इसे अब उस वाले चश्मे से, क्योंकि हिंदू रूल नहीं आया है, सेकुलर रूल आया है।